गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सभी को। आईएफपीएच के प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ हमारे स्पीकर हैं सिद्धार्थ अग्रवाल सर। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। आज के हमारे 386वें दिन के आईएफपीएच के वेबिनार में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ गौरव सर का, जिनका आज का टॉपिक है शिशु रोग की चिकित्सा के लिए होम्योपैथिक रेपर्टरी दृष्टिकोण। उसके पहले मैं सर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। सर प्रोफेसर है एचओडी रिपर्टरी डिपार्टमेंट के अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पारुल यूनिवर्सिटी में। इनके पास 15 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस और 12 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपना एमडी 2011 में DKMM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया है और अभी ये पारुल यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। सर इज द पोस्ट ग्रेजुएट गाइड इन पारुल यूनिवर्सिटी। ऑल्सो ये यूजी और पीजी एग्जामिनर हैं पारुल यूनिवर्सिटी एंड एसपी यूनिवर्सिटी में। सर इज सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन पीएचडी डिसर्टेशन रिव्यू कमिटी श्री स्वामी नारायण यूनिवर्सिटी। सर पेपर सेट भी करते हैं फॉर पारुल यूनिवर्सिटी एंड डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी। सर इज द चेयरमैन ऑफ रिसर्च कमिटी अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज. He also manages accreditation and maintain processes for NABH and NAC and develop strategic plans to improve academic programs and outcomes. सर ने डिफरेंट पेपर्स भी पब्लिश किए हैं लाइक नेशनल आयुष एक्सपो 2018 में ऑन द टॉपिक रोल ऑफ होम्योपैथी इन मदर एंड चाइल्ड केयर. He is also the resource person at Repertory CME held at Sri Shamlal Ji Homeopathic Medical College. He has published a paper on an evidence-based case report of psoriasis vulgaris treated with homeopathic medicine, जो कि पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी में. होम्योपैथिक अप्रोच इन मैनेजिंग द केसेस ऑफ सोरियासिस इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज में ये जर्नल इनका पब्लिश हुआ था. और ऐसे ही बहुत सारे स्टडीज इन्होंने और पब्लिश कराए हैं. मैं चाहूंगी कि सर अपने आप को अनम्यूट करें और आज का सेशन अपना स्टार्ट करें. थैंक यू डॉक्टर अंकिता एंड ऑल्सो वांट टू थैंक सानी सर और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ये सेम सेशन हम लोग इंग्लिश में कुछ दिनों पहले कर चुके हैं एंड एंड बहुत अच्छा मेरा सौभाग्य कि मैं वापस से मातृभाषा में सानी सर के वजह से हमने अपनी राष्ट्रभाषा में दोबारा ऐसे सेशन करने का मौका मिल रहा है। तो मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। पीपीटी वैसे तो इंग्लिश में ही है लेकिन हम उसके ऊपर हिंदी में चर्चा करते रहेंगे। जी सर. हाँ, अंकिता जी स्क्रीन मेरी विजिबल है? हाँ जी सर. ओके ओके। मोस्ट प्रोबेबली यू ऑल आर एबल टू सी द हाँ, पीपीटी दिखाई दे रही है? सर दिखाई दे रही है, बस एक बार दिखाई, इसको स्लाइड शो पे कर दीजिए तो थोड़ा और जूम जी हो जी जाएगा जी, ये. बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो आज जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है रिपर्टोरियल अप्रोच इन पीडियाट्रिक केसेस, तो इस पूरे टॉपिक को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसा कि मेरे मान के चलता हूँ कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे संग जुड़े होंगे, काफी सीनियर प्रैक्टिशनर्स भी हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी मैंने इस पूरे टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि होम्योपैथी क्या है, पीडियाट्रिक्स या पीडियाट्रिक केसेस क्या है, रिपर्टरी या रिपर्टोरियल अप्रोच क्या है। फिर इन तीनों का जो मेन हमको लेके चलना है प्रैक्टिस में, वही रिपर्टोरियल अप्रोच है शिशु रोगों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीडियाट्रिक्स की। सो पीडियाट्रिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड पीडो और पाइस से बना है। पीडो या पाइस जिसका मतलब होता है शिशु, और आइट्रोस जिसका मतलब होता है हीलर। तो पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक्स वो ब्रांच है
जो शिशु रोगों में डील करती है। नॉर्मली वैसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप 18 साल तक मानी जाती थी, लेकिन आजकल के नॉर्म्स के हिसाब से 15 साल तक के शिशुओं को या 15 साल तक के बच्चों को हम लोग पीडियाट्रिक एज ग्रुप में लेते हैं। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो हमारे देश में तकरीबन 15 साल तक के शिशुओं की जो संख्या है वो करीब 35% है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। सो इतने बड़ी संख्या के ऊपर उनकी स्वास्थ्य के ऊपर काम करना एक बड़ा जिम्मेदारी है। होम्योपैथी एक बड़ी अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में उभरी है। सो होम्योपैथी के पास भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पीडियाट्रिक केसेस के ऊपर भी उतना ही ध्यान रखें जितना हम बाकी सारी बीमारियों के ऊपर ध्यान देते हैं। बच्चों को अमूमन ये 6 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। न्यूबॉर्न चाइल्ड, जो बर्थ से लेकर के 1 महीने तक के बच्चे होते हैं, इनकी अपनी शिशु रोग हो सकते हैं, इनकी अपनी समस्याएं होती हैं। उसके बाद इन्फेंट आते हैं, जो 12 महीने तक के बच्चे होते हैं, 1 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको इन्फेंट कहते हैं। इस टाइम पे अपनी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। 1 साल से लेके 2 से 3 साल तक के बच्चों को टॉडलर कहा जाता है। ये वो समय होता है जब बच्चे विकसित हो रहे होते हैं, जब बच्चों का विकास तेजी से हो रहा होता है। तो प्री स्कूल और टॉडलर जो एज के बच्चे होते हैं, इनमें विकास की समस्याएं या विकास से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलती हैं, और जो उनके विकास की प्रॉब्लम्स है वो इस तरह के समय के बच्चों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फिर आते हैं स्कूल एज गोइंग चिल्ड्रन, 11 से 12 साल तक के बच्चे। बिहेवियरल चेंजेस, बिहेवियरल पैटर्न, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इस एज के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती हैं। एडोलिसेंस, 12 से लेके 15 या 18 साल तक के शिशु या बच्चे, या हम कह सकते हैं जो वयस्क होने से बस थोड़ी ही दूरी पे है। तो जो एडोलिसेंट्स होते हैं उनकी अपनी अलग कैटेगरी की प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। हम बात करते हैं होम्योपैथी की, तो अगर स्टूडेंट्स सभी मेरे को सुन रहे हैं या बड़े हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो होम्योपैथी एक विधा है जो डॉक्टर हैनीमैन ने खोजी थी, और जो कहती है लाइक क्योर्स लाइक। अब ये बहुत जरूरी हो जाता है होम्योपैथी के लाइक क्योर्स लाइक को अगर फॉलो करना है, कि हमारे पेशेंट की प्रॉब्लम और हमारे पेशेंट के सिम्टम और हमारे रेमेडी के सिम्टम मैच होने चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हमको प्रिस्क्रिप्शन करना है तो हमें एक ऐसी टोटलिटी तैयार करनी है जो हमारी रेमेडी से मैच करती हो और हमारे हमारे पेशेंट से मैच करती हो। उस काम के लिए रिपर्टरी एक ऐसा टूल है, रिपर्टरी एक ऐसा ब्रिज है जो इस कमी को पूरा कर सकता है। अगर हम रिपर्टरी की हिस्ट्री में जाते हैं, तो ये हम होम्योपैथी के बारे में बात कर रहे थे, कि अगर हम रिपर्टरी की हिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन ने सबसे पहली बार ये रियलाइज किया कि हमारी रेमेडीज इतनी ज्यादा है, हमारे सिम्टम्स इतने ज्यादा हैं कि हर सिम्टम को याद रखना और उसको पेशेंट के संग मिला पाना सिम्टम सिमिलैरिटी के लिए ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो इसके लिए एक ऐसा टूल, एक ऐसा इंडेक्स बहुत जरूरी है जिसकी मदद से हम वो सिम्टम सिमिलैरिटी क्रिएट कर सके। तो बेसिकली रिपर्टरी का अगर हम डेफिनेशन बोलते हैं तो ये सिम्टम्स की एक ऐसी इंडेक्स है जो सिस्टमेटिकली रेडी करी गई है, सो दैट कि हम लोग हमारे सिम्टम्स को इजीली फाइंड आउट कर सके, हम लोग सिमिलम को इजीली फाइंड आउट कर सके। तो उसका काम रेफरेंस गाइड की तरह कैसे हो सकता है, उसका काम अ, एक रिसर्च के तौर पे किया जा सकता है, मटेरिया मेडिका की स्टडी के लिए किया जा सकता है। जब हम केस लेने शुरू करते हैं तो उस वक्त कई सारी चीजें हमारे मन में आती हैं जो कि हम रिपर्टरी की सहायता से देख सकते हैं और सिम्टम सिमिलरिटी तक पहुंच सकते हैं, एक टोटलिटी बना सकते हैं। अब रिपर्टरी किस किस तरीके से काम करती है या रिपर्टरी को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, वो देखना या वो समझना भी जरूरी है। तो जैसा कि मैंने अभी बात करी कि पहली रिपर्टरी जो थी वो डॉक्टर हैनीमैन ने बनाने की कोशिश करी थी एक इंडेक्स फॉर्म में, लेकिन लेटर ऑन वी फाइंड कि बोगर की डॉक्टर बॉनी हुसैन ने अपनी पहली रिपर्टरी तैयार करी थी, जो कि अपने समय की सबसे बेहतरीन रिपर्टरीज में से गिनी जाती है। उसके बाद कई सारी रिपर्टरीज आई जिनमें से कैंट रिपर्टरी का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। कैंट रिपर्टरी वॉज सेड टू बी द बेंचमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ रिपर्टरीज।
तो कैंट रिपर्टरी के आने से होम्योपैथी में काफी सारे बदलाव देखने को मिले। कैंट रिपर्टरी के आने से होम्योपैथी में काफी सारी सोच और विचार में नई चीजें देखने को मिली। कैंट कहते थे कि मेंटर और फिजिकल जनरल ज्यादा इंपॉर्टेंस देने चाहिए। दूसरी तरफ बोरिक कहते थे, बोनिंग हुसैन कहते थे कि हमें पेशेंट के क्लिनिकल और पर्टिकुलर सिम्टम्स पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी रोल मॉडल्स हैं हमारे होम्योपैथी में, ऐसे स्टॉलवर्ड्स हैं हमारी होम्योपैथी जिन्होंने न सिर्फ रिपर्टरी को बल्कि होम्योपैथी को भी बहुत ज्यादा हमें वो दिया है। अभी रिपर्टरी में प्रैक्टिकली हमको कैसे अप्रोच करना है, अ, हम केस टेकिंग पे आए, रिपर्टरी पीडियाट्रिक केस टेकिंग पे। इसके पहले रिपर्टरी को यूज कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो रिपर्टरी यूज करने के लिए सिम्टम एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हमने जो भी सिम्टम लिए हैं उनको किस तरीके से एनालाइज किया जाए, उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया जाए, उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाए अलग अलग सिम्टम्स में, वो जानना बहुत जरूरी है। उसकी हेल्प से हम आगे टोटलिटी बना सकते हैं। उसकी हेल्प से हम कौन सी रिपर्टरी हमारे केस के लिए उचित है वो यूज कर सकते हैं, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी मदद से रेमेडी सिलेक्शन आसान हो जाता है। उसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि हमें कौन से अप्रोच के संग हमारे को हमारी रिपर्टरी यूज करनी है। रिपर्टरी के यूजेस जो आजकल रिसर्च का दौर है, हाल ही में वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे हम सब लोग एकत्र हुए थे दिल्ली में। राष्ट्रपति महोदया ने एक बात कही थी कि ये दौर रिसर्च का है, ये दौर रिसर्च के साथ आगे बढ़ने का है। उसी दिशा में होम्योपैथी भी रिसर्च के दौर में, रिसर्च की दौड़ में आगे बढ़ रही है। रिपर्टरी इस रिसर्च के फील्ड में काफी हेल्पफुल हो सकती है। एक ऐसा टूल है जिसकी मदद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं रिसर्च कमेटी में चेयरमैन हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात अक्सर करके समझाया करता हूँ कि आपको नई चीज सोचनी है, नई चीजें खोजनी है, तो आपको उसके लिए आपके टूल्स होने चाहिए। मैं खुद अभी पीएचडी कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो भी पीडियाट्रिक्स में ही है। बट इस सब्जेक्ट पे रिपर्टरी ने मेरी बहुत मदद करी है, क्योंकि रिसर्च करने के लिए हमें एक एक चीज का जवाब देना जरूरी है, एक एक चीज को जस्टिफाई करना जरूरी है। ऐसे में रिपर्टरी का बेस लेके आप अपने प्रिस्क्रिप्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं। सो इफ वी कैन से इन प्लेन वर्ड्स कि बियॉन्ड द क्लिनिकल एप्लीकेशन, रिपर्टरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन होम्योपैथिक रिसर्च एंड एजुकेशन। तो इस तरीके से अगर हम अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहें तो रिपर्टरी को एक क्लिनिकल टूल के रूप में भी यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं सबसे कॉमन पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स की जो एज ग्रुप में होती हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो अक्सर करके बच्चों में देखे जाते हैं, जिसमें कॉमन कोल्ड एंड कफ। कॉमन एंड कोल्ड एंड कफ में ये बात खास याद रखने की जरूरत है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड। अक्सर करके हमको देखने को मिलता है कि माँ बाप आके शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, मेरा बच्चा स्कूल जाता है और 2 दिन में सर्दी खांसी बुखार लेके आता है, मेरे बच्चे की रोज रात को नाक बंद रहती है, बाकी सारे बच्चों को कुछ नहीं होता, हमारा बच्चा कुछ भी ठंडा नहीं खा पाता है। तो उस वक्त हमें ये जानने की जरूरत है कि क्या बच्चा इतनी जल्दी बीमार पड़ रहा है, उसकी इम्यूनिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका वजन कैसा है, उसका विकास ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसकी इम्यूनिटी का एक आकलन करना बहुत जरूरी है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलावा नाउअडेज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स या अस्थमा या अस्थमा की एलर्जी की प्रॉब्लम भी बच्चों में बहुत अक्सर करके देखी जाती है, और जिसमें होम्योपैथी काफी कारगर हो सकती है। फिर आते हैं इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस डिजीजेस। अगेन इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, बच्चा जल्दी जल्दी दूसरों से इन्फेक्शन कैच कर लेता है। वर्म इन्फेस्टेशन स्कूल गोइंग एज ग्रुप में, प्री स्कूल स्कूल गोइंग एज ग्रुप में वर्म इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखी जाती है, और जिसमें होम्योपैथी काफी कारगर साबित हो सकती है। डेफिशिएंसी डिजीजेस, एनीमिया है, विटामिन की डेफिशिएंसी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, बच्चा अच्छे से खाता है लेकिन शरीर को लगता नहीं है। तो वी हैव गॉट वेरी गुड होम्योपैथिक रेमेडीज
फॉर चिल्ड्रन इन दीज काइंड ऑफ केसेस। स्किन डिसऑर्डर्स हैं, जल्दी जल्दी एलर्जिक रैशेस हो जाते हैं, थोड़ा धूप में जाता है तो हमारे बच्चे को जल्दी से एलर्जी हो जाती है। पिगमेंटेशन के डिसऑर्डर हैं। तो इस तरह की समस्याओं के लिए भी होम्योपैथी में अच्छे कारगर दवाइयाँ मौजूद हैं। सोशल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ये सोशल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग बच्चों की समस्याएं हो सकती हैं। एग्जामिनेशन फंक, बच्चों को एग्जाम से पहले डर लगता है। कुछ ही दिनों पहले मुझे एक केस याद आता है। एक 20-22 साल की बच्ची है, वैसे वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मुझे ये एग्जामिनेशन फंक की वजह से मैं आपको यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। तो इस तरह के बच्चे आपको पीडियाट्रिक एज में भी मिल सकते हैं। बट शी स्टार्टेड हैविंग चेस्ट पेन बिफोर द एग्जाम्स। तो जिस दिन उसका एग्जाम था उसकी एक रात पहले उसको चेस्ट पेन शुरू हुआ। उसकी मदर का कॉल आया, सर वो मैं दवाई लेके गई थी होम्योपैथी की, तो अचानक से उसको वो चेस्ट पेन हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या होम्योपैथी खाने से ऐसी कोई तकलीफ तो नहीं होती है? वी नीड टू एश्योर द पेरेंट्स कि भाई होम्योपैथी कोई इस तरह के साइड इफेक्ट्स क्रिएट नहीं करती है। आप कल आके मेरे को क्लिनिक पे मिलिए। एंड ऑन इंक्वायरिंग वी गॉट टू नो कि उसको एग्जाम था, उसके एक दिन पहले उसको डर, एंजाइटी की वजह से पेट में गैस वगैरह शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उसको चेस्ट पेन और पेट में डिस्टेंशन शुरू हो गया था। दीज आर द कंप्लेंट्स विच वी कैन सी कॉमनली इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप ऑल्सो। इट इज एग्जामिनेशन फंड और द एंजाइटी बिफोर एग्जामिनेशन। इसके अलावा डिपेंडेंसी और या सब्सटेंस अब्यूज इन द यंग एडोलेसेंट चिल्ड्रन, जस्ट जो एडल्ट होने वाले हैं। देन वी विल सी पुअर कंसंट्रेशन ड्यूरिंग इन स्टडीज। वी विल फाइंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस, बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, दे आर वेरी टिमिड, वेरी बैशफुल। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमको बहुत सारी देखने को बच्चों में मिलती हैं। छोटे बच्चों के टीदिंग डिसऑर्डर, ये बहुत कॉमन है। टीदिंग डिसऑर्डर के अलावा बहुत सारी और विकास से संबंधित समस्याएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। ऐसे में हमें ये जानना भी जरूरी है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। क्या बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ में हैम्पर हो रहा है? क्या टॉन्सिलाइटिस या कोई थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिसकी वजह से क्रिटिनिज्म बच्चों में हो रहा है? तो हमें उसके पीछे की प्रॉब्लम्स जानने की जरूरत है, जिसकी वजह से जिसका ट्रीटमेंट करके हम उसको रिलीफ दे सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जैसे सीजर्स एंड एपिलेप्सी, जिसमें होम्योपैथी का काफी अच्छा रोल है। अब हम बात करते हैं केस टेकिंग अप्रोच की। होम्योपैथी का जो सबसे बड़ा पिलर है वो है केस टेकिंग। केस टेकिंग एक ऐसी चीज है, या केस टेकिंग एक ऐसा फील्ड है होम्योपैथी में जो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे सीखा जा सकता है। जो एक दिन में कोई आपको नहीं सिखा सकता। उसके लिए आपको रोज एक केस लेना है, रोज केस लेना है। शुरुआत में गलतियां भी होती हैं, पर हमको ये जानना जरूरी है कि केस टेकिंग की इंपॉर्टेंस होम्योपैथी में कितनी ज्यादा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन पैथोलॉजी पे बेस्ड नहीं है या डायग्नोसिस पे बेस्ड नहीं है। हमारे प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड करते हैं कि हम पेशेंट से किस तरीके के सिम्टम्स ले सकते हैं, हम पेशेंट की कैसी पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीडियाट्रिक केस टेकिंग में भी ये सारे रूल अप्लाई होते हैं, लेकिन पीडियाट्रिक केस टेकिंग में जो एक खास बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये है कि यहाँ पर रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़ जाता है। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं पीडियाट्रिक केस टेकिंग के लिए, वो हम लोगों को याद रखनी चाहिए। फिजिशियन को बहुत ही पेशेंट होना पड़ेगा। फिजिशियन को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। एक स्माइलिंग फेस के संग अगर वो पेशेंट के बच्चों के पेरेंट्स को मिलता है तो पेरेंट्स की एंजाइटी भी कम होती है। नॉर्मली हम जानते हैं जब एक पेरेंट्स अपने छोटे बच्चे को लेके क्लिनिक पे आते हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी एंशियस। उनको हमेशा इस बात का डर होता है बच्चे को क्या हो गया है। उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, सर हमारे बच्चे के संग ऐसा क्यों होता है, सर ये बार बार बीमार क्यों पड़ता है, सर इसको ये तकलीफ तो नहीं है, क्या इसको खाने पीने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
सो हमें पेशेंटली उन बच्चों, उनके माँ बाप को ये समझाने की जरूरत है, हमको उनके माँ बाप को टैकल करने की जरूरत है, उनको एक काउंसलिंग देने की जरूरत है कि भाई आप होम्योपैथी के दौरान के संग हम आपके बच्चे को किस तरह की सहायता कर सकते हैं, हमको किस तरीके से केस लेना है, हमें बच्चे के बारे में क्या क्या चीजें जानने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हमें केस टेकिंग के दौरान ध्यान रखने की जरूरत है। जब बच्चा आपके चैम्बर में आता है, जब बच्चा आपकी क्लिनिक में आता है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो शांत बैठा है कि एंशियस है, वो रेस्टलेसनेस है, शरारती है, एब्यूजिव तो नहीं है, उसका बिहेवियर, उसका चाल ढाल कैसा है, वो शाई है या मदर की गोद में चिपके रहना चाहता है। कई छोटे बच्चे होते हैं जो गोदी में लेने से ही चुप होते हैं, दे आर start crying as soon as they enter your chamber. These are very few simple observation which you need to know, क्योंकि यही सारे ऑब्जर्वेशन बाद में आपकी रिपर्टरी के रूब्रिक बन सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप ऑब्जर्व करते हैं, साथ साथ आपको पेरेंट से पूछना है बच्चा कैसा बिहेव करता है, उसके खाने पीने की हैबिट्स क्या है, वो किस तरीके से बाकी अपने बच्चों के साथ घुलता मिलता है, स्कूल में उसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये सारी चीजों से आप बच्चे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जर्वेशन से ही रूब्रिक निकल के आते हैं। जैसे कि बच्चा किस तरीके से जेस्चर बनाता है, कैंट रिपर्टरी है, हमारी सिंथेसिस रिपर्टरी है, वी विल फाइंड द रूब्रिक जेस्चर्स, देन वी विल फाइंड द रूब्रिक आंसर्स। बड़ा बच्चा है 7-8 साल का, 10 से 11 साल का, आप उससे 1 to 1 केस टेकिंग में बात कर सकते हैं, वो किस तरीके से आंसर करता है, वो आंसर देने में रिलक्टेंट तो नहीं है, वी कैन यूज द रूब्रिक रिलक्टेंट आंसर्स टू। वो क्वेश्चन का इनकोहेरेंट आंसर तो नहीं दे रहा है, आप पूछ कुछ और रहे हैं, वो जवाब कुछ और दे रहा है, वो आंसर करने में अपनी माँ की बार बार माँ बाप की हेल्प तो नहीं चाहता है। कुछ बच्चे होते हैं, आप उनसे सवाल पूछिए, काफी बड़े हैं, 8-10 साल के हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो आपके आंसर का डायरेक्ट जवाब नहीं देना चाहते, आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब नहीं देना चाहते, वो पहले अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है जो आपकी केस टेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं जो जो बिल्कुल बोल नहीं सकते हैं, उनमें भी ऑब्जर्वेशन आपको करना जरूरी है। उसका बिहेवियर किस तरीके का है, बहुत रोता है या शांत है, माँ बाप के संग चिपका रहना चाहता है या क्लिनिक में खेल कूद रहा है। मान लीजिए आपके क्लिनिक में कुछ सामान है, खेल कूदने के खिलौने हैं, उनके संग वो खेल रहा है या अपनी माँ के संग चिपका हुआ है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप देख के और समझ सकते हैं, और उसको आप रूब्रिक्स के तरीके से यूज कर सकते हैं। पीडियाट्रिक केस अप्रोच में चिल्ड्रन प्रेजेंट यूनिक चैलेंजेस जो कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेंगी। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट उनका आपको देखना है, एज रिलेटेड डेवलपमेंट कैसा है वो देखना है, एग्जामिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों के केसेस में। आप उनके नाखून जरूर देखिए, उनके दांत जरूर देखिए, उनके पाम्स छू के देखिए, उनको पसीना कैसा आता है, उनके नाखूनों पे सफेद मार्क्स तो नहीं है, दांतों पे सफेद मार्क्स तो नहीं है, किसी तरह की स्किन पे डेफिशिएंसी के साइंस तो आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन से आप जान सकते हैं। एज स्पेसिफिक वेट हाइट है या नहीं है, ये आपको जानना जरूरी है। दैट कैन गिव्स यू एन आइडिया कि बच्चे का विकास प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हम की पॉइंट्स की बात करते हैं, तो पीडियाट्रिक केस टेकिंग के जो की पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, वो सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन। ऑब्जर्वेशन और पेरेंट्स और बच्चे के साथ कम्युनिकेशन, उसको मिला के हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है। लाइफस्टाइल फैक्टर, आजकल के दौर में लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू हो गए हैं। अक्सर करके जो माँ बाप आके हमसे बोलते हैं कि हमारे बच्चे को भूख नहीं लगती है, तो ये जानना जरूरी है कि भूख नहीं लगती है या बच्चे की पसंद ऐसी है कि वो सब्जी रोटी नहीं खाता है, बाहर का पिज्जा बर्गर खाना चाहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन करना पड़ेगा
कि कोई ऐसी चीज है जो उसको खाने में अच्छी लगती है या उसको खाने का मन करता है। ऐसे में अगर पेरेंट्स बोलते हैं हाँ सर वो मीठा मिल जाए या उसको पिज्जा मिल जाए तो वो पूरा का पूरा एक पिज्जा खा सकता है। तो यहाँ पे हमारा अ, ये जानना जरूरी है कि ये बच्चे की भूख कम है या बच्चे की पसंद या रुचि ऐसी चीजों में है जो आजकल की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ठंडा पसंद है, बाहर का पिज्जा बर्गर पसंद है। तो ऐसे में आपको माँ बाप को ये काउंसिल करना बहुत जरूरी है कि हमको ये लाइफ स्टाइल के चेंजेस लाना भी बच्चे के संग अंदर जरूरी है। जहां तक हो सके टाइम पे ही खाना दिया जाए, जहां तक हो सके फास्ट फूड और बाहर का खाना कम से कम बच्चों को दिया जाए। आजकल के समय में आप ना नहीं बोल सकते बच्चों को, सब खा रहे हैं, लेकिन उसको कम से कम दिया जाए। और अगर वो ऐसी चीजें खाता है तो उसको बैलेंस फूड देना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के केसेस में बैलेंस डाइट का देना बहुत जरूरी है। होम्योपैथिक अप्रोच के साथ, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। बिना बैलेंस डाइट के आप सिर्फ होम्योपैथी से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दूर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकली बच्चे के घर का सेटअप कैसा है, वेदर ही इज लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली या फिर सिर्फ माँ बाप के संग एक सेपरेट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में रहता है या जॉइंट फैमिली में रहता है। वर्किंग पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनके संग उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज अलग रहते हैं। मैनी अ टाइम्स यू विल फाइंड दैट दे ऑलवेज फील आइसोलेटेड एंड लोनली बिकॉज माँ बाप काम पे चले जाते हैं, बच्चे या तो डे केयर में रहते हैं या किसी केयर टेकर के साथ रहते हैं। दे ऑलवेज फील लोनली in absence of their parents. These are the psychological factors in today's life जो आजकल आपको जानने की जरूरत है। अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो आपको जरूर जानने चाहिए वो ये है कि उसका बच्चे का बिहेवियर स्कूल में कैसा है। स्कूल में वो अपने साथियों के साथ घुलता मिलता है या नहीं, वो क्लास में किस तरीके से रेस्पॉन्स करता है, वो बिहेवियर कैसा रखता है स्कूल में, टीचर्स के साथ कर्टियस है या नहीं, बुलिंग का शिकार तो नहीं हो रहा है, वो चीजों को जवाब देता है या नहीं या अपनी बातें मन में ही रखना चाहता है। ये स्कूल के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो जानने की जरूरत है। डेवलपमेंटल लाइफ कैसी रही है ये पास हिस्ट्री में जरूर जानिए। आपके पास एक 10 से 12 साल का बच्चा आता है जिसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की प्रॉब्लम है, ट्राई टू गेट द पास हिस्ट्री ऑल्सो कि जब से वो बच्चा पैदा हुआ है तब से उसका बर्थ रेट कैसा था, उसका माइलस्टोन्स कैसे थे, क्या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि बच्चा खाता सब कुछ है लेकिन उसके शरीर को नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीजें आप पास हिस्ट्री से जान सकते हैं और ये सारे रूब्रिक्स आपको रिपर्टरीज में काफी सारे मिल सकते हैं। सो ये सारी चीजें जानने की जरूरत है। पेरेंटल डायनामिक्स जैसे हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बात करी कि पेरेंट्स की आपसी लाइफ कैसी है, पेरेंट्स के अंदर झगड़े तो नहीं होते हैं जिसका असर बच्चों पर डायरेक्टली पड़ता है, पेरेंट्स का अपनी केमिस्ट्री कैसी है, पेरेंट्स बच्चों के संग कितना टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। These all things comes to the case taking and these are all things which becomes your totality of symptom। सिर्फ चीफ कंप्लेंट्स के ऊपर काम करने से शायद हमको उतना सक्सेस नहीं मिले। हमको ये देखना है बच्चा एक टोटेलिटी में हमारे सामने कैसा आया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे सामने किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। So that will help in forming the totality of your case। तो अगर हम नटशेल में केस टेकिंग की बात करते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का यूज करना चाहिए जिससे हम बच्चे को एंगेज कर सके। हम एज अप्रोप्रिएट टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम 3 साल के बच्चे से बात कर रहे हैं तो हमको उसके हिसाब से उसके तरीके की चीजें उससे पूछनी पड़ेंगी, उससे समझनी पड़ेंगी, उसके माँ बाप से समझनी पड़ेंगी। अ, हमने देखा है कई सारे पीडियाट्रिशियन बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं, टॉफीज देते हैं सो दैट कि दे कैन अट्रैक्ट देम, जो कि बच्चे उनका जवाब दे सके। अक्सर करके हमने देखा है कि माँ बाप आके बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं
कि बेटा ऐसे बिहेव करो नहीं तो आपको इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, तो डॉक्टर साहब बोलिए ना इसको इंजेक्शन लगाएंगे। तो मेरा मानना है इस तरीके का अप्रोच शायद बच्चों को डरा सकता है। तो इस अप्रोच से अच्छा है कि हमको बच्चे के साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो बच्चे को हमें इस तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वो आपके संग अच्छा फील करे, वो आपके संग कंफर्टेबल फील करे। तो बच्चे को अगर आप कंफर्टेबल फील कराते हैं तो ही वो आपके संग आपको अपनी बातें शेयर कर पाएगा। तो ये यूथ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करना, एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी हो जाता है। एक बड़ा बच्चा है जो 7 से 8 साल का है, जानने की कोशिश करिए कि उसको इंटरेस्ट किस चीज में है, उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है क्या, उसका कार्टून्स देखने में इंटरेस्ट है क्या, तो किस तरीके के कार्टून्स देखता है, किस तरीके की चीजें करता है, किस तरीके की हॉबी रखता है। एक बड़ा बच्चा है जो 12 से 13 साल का हो गया है, जानने की कोशिश करिए वो मोबाइल में किस तरीके के कंटेंट्स देखता है, वो मोबाइल पे कितनी देर बिताता है, वो आगे चल के क्या बनना चाहता है। आप 3 साल के बच्चे से तो नहीं पूछ सकते कि तुम आगे चल के क्या बनना चाहते हो, लेकिन एक 13 या 14 साल के बच्चे से आप ये जरूर जानने की कोशिश करिए कि उसका आगे चल के एम्बिशन क्या है। दैट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स फैमिली डायनेमिक्स। तो ये जो भी हमने लास्ट स्लाइड में बात करी, बच्चे के एक फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, दादा दादी या सब लोगों के साथ रहता है, पेरेंट्स का आपसी केमिस्ट्री कैसी है, केयर गिवर जो साथ में रहते हैं, कई सारे बार माँ बाप अगर वर्किंग है और केयर गिवर के साथ में वो रहता है, उसके संग उसका बिहेवियर कैसा है, उसके संग उसकी केमिस्ट्री कैसी है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड ट्राई टू explore any stressors or disruptions in the home environment, not only at the home environment, also at the work or school environment. So ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे के कोई ऐसे स्ट्रेसर्स तो नहीं है जिसकी वजह से उसे परेशानी हो रही है। अभी हमने एग्जामिनेशन फंक की बात करी, पीयर प्रेशर बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से कई सारे बच्चों को बहुत स्ट्रेस फील होता है। अक्सर करके हमारे पास केसेस आते हैं, माँ मम्मी आके बोलती हैं कि मेरी बेटी को तो वो क्या है, मार्क्स फर्स्ट स्टैंड रैंक ही लानी होती है, पर इस बार उसके 2 मार्क्स कम रह गए तो वो दूसरी लड़की फर्स्ट आ गई है। दीज आर द कॉन्स्टेंट स्ट्रेसर्स विच आर वर्किंग टुवर्ड्स अ चाइल्ड। जानने की कोशिश करिए कि माँ बाप की तरफ से तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है कि भाई तुमको यही करना है, और उसका इफेक्ट उस बच्चे के सेहत पे कैसा आ रहा है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर हम बैड वेटिंग की बात करते हैं तो ये इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल। द कॉज फॉर बैड वेटिंग इज मोस्टली साइकोलॉजिकल। ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा जो 6 7 या 7 का 8 साल का हो चुका है, इवन कई बार 12 13 साल के बच्चों में भी हमको बैड वेटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो इफ देयर इज एनी एब्सेंस ऑफ रीनल डिस्टरबेंसेस, तो कैसा क्या ऐसे साइकोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं जो बच्चे की साइकोलॉजी पे इफेक्ट कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट उनके हेल्थ पे आ रहा है। इफ वी गो डीप डाउन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको देखने को मिलता है कि बेड वेटिंग के केसेस में देयर इज सर्टेन साइक्लो डीप इम्पैक्टेड साइकोलॉजिकल रीजंस, और जिसको दूर करके हम इजीली वो प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। जब हम केस ले रहे हैं, जब हम बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें पेरेंट्स और केयर गिवर के साथ कोलैबोरेटली वर्क करना पड़ता है। ऐसे में पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी हो जाती है। हमें ये बताना पेरेंट्स को बहुत जरूरी होता है कि हम किस तरीके से मेडिसिन करने वाले हैं, क्या हमारा अप्रोच है, और हमारा प्रोग्नोसिस क्या रहेगा। उनको ये समझाना जरूरी है कि आपके बच्चे को इतना समय देके हम एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एक अच्छी एडल्ट लाइफ दे सकते हैं। तो पेरेंट्स को भी समझाना जरूरी है कि उनका रोल क्या है बच्चे की हेल्थ में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तो बच्चे की डाइट, उसकी हैबिट्स, उसकी फिजिकल रूटीन, उसका एनवायरनमेंट के संग क्या एक्सपोजर है, वो सब जानना जरूरी है। उससे कई बार हमको जो फंडामेंटल कॉजेज होते हैं डिजीज के वो पता लगते हैं। डेवलपमेंट स्टेज एंड माइलस्टोन हमने अभी बात करी। करंट सिचुएशन के साथ उसके माइलस्टोन और डेवलपमेंटल स्टेज को जानना भी बहुत जरूरी है। एज रिलेटेड कंसर्न जरूर देखने चाहिए, बच्चे का टीथिंग कैसा है। एज रिलेटेड कंसर्न जानना भी जरूरी है एज ए स्टूडेंट, एज अ फिजिशियन, कि एक 15 साल के बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक 3 साल के बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक ग्रोइंग एज में जो ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं या जो प्यूबर्टल एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनको किस तरह की साइकोलॉजिकल और
फिजिकल कंप्लेंट्स हो सकती हैं। ये सारे एक कोलैबोरेटिव वे में हमको केस में लेने चाहिए, वही चल के टोटलिटी और रिपोर्टोरियल अप्रोच में हमारी हेल्प करती है। हाँ, ये सभी हमने पिछली बार बात करी कि हमको कोलैबोरेटिव एफर्ट पेरेंट्स के साथ चाहिए। तो पेरेंट्स को हमें जरूर समझाना चाहिए कि होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, घर पे उनके रोल क्या है, उनको किस तरीके से बच्चे के सपोर्ट करना है, किस तरीके से उनको न्यूट्रिशन में हेल्प करना है, किस तरीके से मेडिकेशन के दौरान किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरीके की चीजों का उनको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें हमको पेरेंट्स को जरूर काउंसिल करनी चाहिए। बच्चे की फैमिली के साथ एक पार्टनरशिप के तरीके से एक फिजिशियन को काम करना चाहिए। एक होम्योपैथिक फिजिशियन, जैसा कि हमारे डॉक्टर हैनीमैन ने अपनी ऑर्गेनॉन में लिखा है, दैट ही इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। सो वी डोंट ओनली डू द ट्रीटमेंट, वी नीड टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो। जो बच्चा हमारे ट्रीटमेंट में है वो ना सिर्फ अभी सही हो बल्कि आगे भी सही बना रहे। मैंने इनिशियली बात करी थी इम्यूनिटी की। सो इम्यूनिटी इज अ बिग इश्यू जिसके ऊपर हमें बच्चों के साथ काम करना चाहिए। जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है पीडियाट्रिक केस टेकिंग में, वो कभी इम्यूनिटी की बात नहीं करते। वो कभी ये नहीं सोचते कि भाई ये चीजों को रोका कैसे जा सकता है आगे। अगर हम नॉर्मल एलर्जिक कंडीशंस की बात करते हैं, देयर कॉमनेस्ट सिचुएशन है या कॉमनेस्ट आंसर की, जब भी इस तरीके का एपिसोड आता है तो आप ये कोर्स एक बार पूरा कर लीजिए। पर होम्योपैथी में हमें इस बात की भी बात करना जरूरी है कि ये एपिसोड हमें कम करने हैं, या किसी भी तरह की एलर्जी के एपिसोड या किसी भी तरीके की बार बार बीमार पड़ने के जो बच्चे के एपिसोड हैं वो हमें कम करने हैं। दिस इज द होलिस्टिक ट्रीटमेंट विच वी कैन गिव इन होम्योपैथी टू द चाइल्ड फॉर अ बेटर एडल्ट लाइफ स्टाइल। तो बच्चा बड़ा होके अच्छा रहे, अच्छा हेल्दी एक एडल्ट के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सके, उसके लिए हमें आज से ही बच्चे के ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। सब रिपर्टोरियल अप्रोच की बात करते हैं, सो हम एक एक करके पॉइंट्स पे आते हैं। पीडियाट्रिक केस में एप्रोप्रिएट रूब्रिक सेलेक्ट करना बहुत क्रूशियल है, और उस क्रूशियल स्टेप को लेने के लिए जो पहला स्टेप था केस टेकिंग का, वो बहुत जरूरी है। सो रूब्रिक्स जो है वो रिपर्टरी की लैंग्वेज है जो हमने सिम्टम से लिए हैं। तो उसको समझने के लिए या उन रूब्रिक्स को प्रॉपरली कैप्चर करने के लिए केस में ऑब्जर्वेशन और केस टेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। सो फिजिकली बच्चे ने किस तरीके के सिम्टम दिए हैं, इमोशनली किस तरीके के सिम्टम दिए हैं, आपकी क्लिनिक पे आके बैठता है, आपने जो ऑब्जर्व किया है उसमें किस तरीके के सिम्टम आपने निकाले हैं, तो उनका एक एनालिसिस करके आप रिपर्टरी से रूब्रिक सेलेक्ट कर सकते हैं। आजकल जो मॉडर्न रिपर्टरीज हैं दे आर वेरी रिच इन रूब्रिक्स। मर्फी रिपर्टरी स्पेशलाइज्ड रिपर्टरी है जो क्लिनिकल और क्लासिकल दोनों ही तरह के केसेस में हमको देखने को मिलती है। और मर्फी रिपर्टरी में एक चैप्टर है विच इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द चिल्ड्रन। तो ना सिर्फ उसमें आपको बच्चों के कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखने को मिल सकती हैं, बल्कि बच्चों में होने वाली डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो आप मर्फी रिपर्टरी के थ्रू आप देख सकते हैं। अब हमें रिपर्टोरियल अप्रोच में जाना कैसे है, हमें रिपर्टराइजेशन करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना है कि हमने जो केस लिया है, हमने जो ऑब्जर्वेशन किए हैं, हमने जो पेरेंट्स से बात की है, उसको सारा लिस्ट डाउन करना है हमने सिम्टम्स को। उसके बाद उनका एनालिसिस करके वो करेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक सिम्टम्स को चूज करना है, जिसके बेसिस पे हम चाइल्ड का एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, एक सिम्टम पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, एक पेशेंट पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो try to identify the key symptoms which are characteristic to the nature, not only to the disease. स्टूडेंट्स जो होम्योपैथी में हैं, जो फोर्थ ईयर में आ चुके हैं या जो अभी सेकेंड ईयर के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, तो दे नो कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आर दोज अनयूजुअल सिम्टम्स जो पैथोलॉजिकल या जो डायग्नोस्टिक फीचर नहीं है। तो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो नॉर्मली ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पे बेस होता है।
तो ऐसे एक सिम्टम्स की लिस्ट जरूर बनाइए एनालिसिस इवेल्युएशन करके, जो करेक्टरिस्टिक उस बच्चे का हो, जिससे कि आप ये सोच सके कि भाई इस बच्चे को ये दवाई शायद ज्यादा सूट कर सकती है। उसके बाद आप अपनी रिपर्टरी खोलिए। आप रिपर्टरी में रूब्रिक ढूंढ सकते हैं। रिपर्टरी में रूब्रिक ढूंढना अगेन इट्स एन आर्ट। इट डज नॉट कम इन अ डे। देयर इज नो शॉर्टकट टू सर्च द रूब्रिक्स इन द रिपर्टरी। कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको रोज अपनी रिपर्टरी की किताब को लेके बैठना पड़ेगा। आपको रोज रिपर्टरी में से रूब्रिक ढूंढने पड़ेंगे, उनके मतलब जानने पड़ेंगे, उनके संग मेटेरिया मेडिका पढ़नी पड़ेगी। देन यू कैन फाइंड द करस्पॉन्डिंग रूब्रिक्स जो आपको रेमेडी ढूंढने में हेल्प करे। Thus, a repertorial approach should be done in cases for the selection and to know the group of remedies. अब हम कुछ रूब्रिक्स देखेंगे अलग अलग रिपर्टरीज में जो पीडियाट्रिक केस टेकिंग में दे रखे हैं। अब सबसे पहले जैसे मैंने अभी रॉबिन मर्फी की रिपर्टरी की बात करी थी कि उनकी रिपर्टरी में एक स्पेशल चैप्टर है जिसका नाम है चिल्ड्रन। तो उस रिपर्टरी में चिल्ड्रन से रिलेटेड काफी सारे रूब्रिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहला जो रूब्रिक है वो है चिल्ड्रन इन जनरल, यानी कि वो रेमेडीज जो बच्चों के रोगों में काम आ सकती हैं या जो बच्चों को सूट करती हैं। इनको नॉर्मली हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर चिल्ड्रन बोल सकते हैं, बट देयर आर सो मेनी रेमेडीज। अगर आप बच्चों की बात करते हैं, तो अगर स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हो तो मेरा एक सजेशन है कि फुबिसन्स की चिल्ड्रंस टाइप आती है, अगर आप वो पढ़ें तो उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से बच्चों का उल्लेख किया हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर रॉबर्टो पेट्रुची की मेटेरिया मेडिका आप पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने हर रेमेडी के चाइल्ड का पूरा विवरण दे रखा है। इट्स अ वेरी नाइस बुक्स फॉर द मेटेरिया मेडिका टू नो द मेटेरिया मेडिका ऑफ द चिल्ड्रन। तो अभी हम मर्फी रिपर्टरी की बात कर रहे थे, चिल्ड्रन इन जनरल। एडिनोइड्स की प्रॉब्लम, मर्फी इज अल्फाबेटिकल रिपर्टरी, सो वी विल सी द rubric is alphabetical serial. Angry children, see angry children again is a rubric जो आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही देख सकते हैं। सिर्फ माँ बाप के कहने से ये नहीं मान सकते कि बच्चा जिद्दी है या बच्चा एंग्री है। लास्ट में मैंने एक केस डाला है उसमें। सो जो केस मेरे को याद आता है, वो बच्ची अस्थमा के लिए मेरे पास आई थी। सो शी वाज सो इल टेम्पर्ड, शी वाज सो रेस्टलेस कि वो एक मिनट भी शांत बैठती नहीं थी। शी वाज ऑलवेज हिटिंग हर मदर, हिटिंग हर ग्रैंडफादर, हमेशा। So these are the observation which you can see at your clinic also, that the child is ill tempered. Then one rubric which you can see about the child is abusive. Abusive is not only कि भाई वो verbally गाली देता है, but he is foul mouth. बच्चा अच्छे से बात नहीं करता अपने माँ बाप के साथ, किसी भी तरह से बोलता है। that is a rubric which is given in Murphy's repertory, abusive. Not only Murphy's repertory, this abusive is a very common rubric, बट ये आपको अपनी क्लिनिक पे देखने को मिल सकता है। एंग्शियस चिल्ड्रन, वो आपकी क्लिनिक पे आते हैं, डरे डरे से सहमे से आते हैं। वन मोर रूब्रिक विच यू कैन टेक फॉर दैट इज बैशफुल और टिमिड। तो आपको दिखाई पड़ जाता है कि बच्चा इतने खुले हुए उसका नहीं है, उसका जो नेचर है, उसका जो अंदर का कोर है, ही इज वेरी एंशियस टू अप्रोच। जब हम आप उसको अप्रोच कर रहे होते हैं, जब हम स्टेथोस्कोप लगाने की कोशिश करते हैं, उसका डरा हुआ फेस दिखाई देता है। दीज आर द ऑब्जर्वेशन विच वी कैन यूज। दिस इज द एंशियस चिल्ड्रन। देन दिस एस्फिक्सिया इन्फेंट्स इन, ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे आप देख सकते हैं। अस्थमा इन चिल्ड्रन, क्योंकि मेरा टॉपिक है, मैंने बहुत इसको यूज किया हुआ है। अस्थमा इज अ बिग प्रॉब्लम नाउअडेज इन चिल्ड्रन, और द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट इज नॉट एबल टू completely क्योर द अस्थमा, बट हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के संग ना सिर्फ बच्चों का अस्थमा करंट स्टेटस एपिलेप्टिक स्टेटस यूज कर सकते हैं एस्थमेटिकस, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी जो बच्चे ब्रोंकोडायलेटर्स ले रहे हैं या जो बार बार जिनको नेबुलाइजेशन करना पड़ता है, काफी हद तक उनको कम किया जा सकता है। बैशफुल, अभी मैंने बात करी, टिमिड एंड बैशफुल चिल्ड्रन। बैड वेटिंग, बैड वेटिंग इज अ वेरी कॉमन कंप्लेंट, और जिसके लिए साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। बैड वेटिंग अगर आप चाहते हैं सही हो तो। कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, तो कंसंट्रेशन डिफिकल्ट इज अगेन माँ बाप से आप पूछ सकते हैं बच्चा पढ़ाई में ध्यान लगा पाता है या नहीं।
और ये सिर्फ कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज नॉट ओनली इन द पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई की बात ही नहीं है, बच्चा किसी भी चीज में ध्यान दे पाता है या नहीं, एक जगह पे उसका मन लगता है क्या नहीं। तो रेस्टलेस चाइल्ड्स आर नेवर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन थिंग। वो ना टीवी बहुत देर देख सकते हैं, ना वो पढ़ाई बहुत देर कर सकते हैं, वो किसी चीज पे भी उनका ध्यान बहुत देर तक नहीं रह सकता है। दैट इज कंसंट्रेशन डिफिकल्ट। कंसंट्रेशन को सिर्फ हम एकेडमिक्स के संग ही जोड़ के नहीं देख सकते, कंसंट्रेशन किसी भी तरीके का हो सकता है। कन्वर्जन इन चिल्ड्रन, बहुत ही अच्छा रोल है होम्योपैथी का कन्वर्जन में। देयर आर सो मेनी गुड रेमेडीज विच कैन प्रिवेंट कन्वर्जन, जो आगे की लाइफ में भी कन्वर्जन रोक सकती हैं। कफ, कफ के काफी सारे सब रूब्रिक्स हैं। कफ इज अगेन वन थिंग, या एक ऐसा सिम्टम है जो आपको ऑब्जर्व करके पता लग सकता है। बच्चे के paroxysms कैसे आ रहे हैं कफ के, ड्राई कफ है कि बार्किंग कफ है, आवाज किस तरीके की आ रही है, लूज कफ है, ये आप देख सकते हैं। क्रुएलिटी इन चिल्ड्रन, क्रुएलिटी, इट्स नॉट वेरी इजी टू फाइंड आउट द क्रुएलिटी ऑन अ सिंगल विजिट, बट शायद माँ बाप भी आपको नहीं बताएंगे कि बच्चा क्रूअल है, लेकिन आफ्टर फ्यू मीटिंग्स, आफ्टर फ्यू मीटिंग्स में शायद आपको कुछ पता लगने लगी बच्चे का बिहेवियर कैसा है। क्रुएल्टी इज अगेन एज थोड़ा डिफिकल्ट रूब्रिक है पता लगाना। डिफिकल्ट डेंटिशन, होम्योपैथी वर्क्स वंडर इन डिफिकल्ट डेंटिशन। डेंटिशन तो डिफिकल्ट है ही है, पर डेंटिशन के साथ साथ होने वाली जो अदर प्रॉब्लम्स हैं वो भी होम्योपैथी से बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कवर कर सकते हैं। लूज मोशंस हो जाते हैं बच्चे को, डेंटिशन में हम कवर कर सकते हैं। डेंटिशन के टाइम पे बच्चे का वेट सडनली लूज हो रहा है, इट इज वेरी नाइस रेमेडीज फॉर दीज कंडीशंस इन होम्योपैथी। सिंथेसिस रिपर्टरी के ये कुछ रूब्रिक हैं जो आप देख सकते हैं। इनकंसोलेबल चिल्ड्रन, ये आपको क्लिनिक पे पता लग सकता है। बच्चा आया है, ही इज नॉट गेटिंग क्वाइट, बच्चा लगातार रो रहा है, माँ बाप उसको थपकी दे रहे हैं, लेकिन बच्चा इनकंसोलेबल, इज इनकंसोलेबल, किसी भी तरह से शांत नहीं हो रहा। ठीक है। देन कोराइजा, डिस्चार्जेस, एपिस्टेक्सिस, sunken nose in children, एप्थे कॉमन प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन इन बेबीज, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम nowadays it's increasing day by day in children, especially in preschool going and school going age children. So why it is becoming common, अभी हमने जो करंट लाइफस्टाइल की बात करी, करंट मॉडर्न लाइफस्टाइल की बात करी, जब बच्चा फास्ट फूड ज्यादा खा रहा है, बच्चा न्यूट्रिशियस फूड कम ले रहा है, ऐसे टाइम पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत बढ़ गई है। तो वी नीड टू स्टडी द ईटिंग पैटर्न ऑफ द चाइल्ड। सिर्फ मेडिसिन देते रहने से कई बार आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे टाइम पे वो होलिस्टिक अप्रोच जान लेना बहुत जरूरी है कि बच्चा किस तरीके का खाना खा रहा है, किस तरीके की उसकी डाइट हैबिट्स हैं, जिसकी वजह से शायद कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अवर एज ओल्ड कैंट्स रिपर्टरी, क्लासिकल कैंट्स रिपर्टरी में वी विल फाइंड वेरियस रूब्रिक्स विच इज जो बच्चों के से रिलेटेड है। पेन, नर्सिंग इन्फेंट्स, नो नो दे, ये रूब्रिक मदर्स के लिए है। पेन डेंटिशन ड्यूरिंग कॉमन रूब्रिक है। ऑब्स्ट्रक्शन चिल्ड्रन इन, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्टफल्स आते हैं, नाक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। डेंटिशन स्लो। बोरिक रिपर्टरी, बोरिक रिपर्टरी के बारे में मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूंगा। बोरिक रिपर्टरी इज अ क्लिनिकल रिपर्टरी, इज अ वेरी फर्स्ट क्लिनिकल रिपर्टरी जो जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी थी। सो अगर आपको एक क्विक रिपर्टराइजेशन लेना है, या आपके पास केस छोटा आया है, या आपके पास जल्दी से आपको अब सिर्फ रेफरेंस के लिए रूब्रिक्स देखने हैं, तो देर इज नो बेटर रिपर्टरी देन बोरिक रिपर्टरी। यू कैन इजीली पिन पॉइंट योर फ्यू रेमेडीज, आप उनको जल्दी से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इजी मेटेरिया मेडिका रिपर्टरी रिपर्टरी के साथ में ही दी हुई है। तो दीज आर द दिस रिपर्टरी इज अ वेरी नाइस रिपर्टरी इफ यू वांट टू क्विकली रिपर्टराइज योर केस, या फिर हम थोड़ा सा रेफरेंस लेने के लिए चाहते हैं, या कुछ क्विक
क्लिनिकल सिम्टम्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए बोरिक रिपर्टरी बहुत ही अच्छी रिपर्टरी है। तो बोरिक रिपर्टरी में भी यू विल फाइंड वेरियस रूब्रिक्स जो बच्चों से रिलेटेड है। डेंटिशन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, पर डेंटिशन के अलावा भी आपको वर्म्स के प्रॉब्लम मिल जाएंगे। आपको माइंड में जाते हैं तो आपको रेस्टलेसनेस बोरिक रिपर्टरी में मिल जाएगा। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बच्चों में है वो मिल जाएगी। देयर आर सो मेनी रूब्रिक्स इन बोरिक रिपर्टरी विच यू कैन फाइंड क्विकली। बॉर्निंग ओशन इज अ ओल्ड रिपर्टरी, उसमें रूब्रिक्स काफी लिमिटेड है, लेकिन देयर आर फ्यू रूब्रिक्स जो हमको सामने दिख रहे हैं। रिटेंशन ऑफ यूरिन इन इन्फेंट्स, रेस्पिरेशन एग्रीवेशन, डेंटिशन ऑफ चिल्ड्रन। तो जब डेंटिशन हो रहा होता है तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है। दीज आर फ्यू रूब्रिक्स जो आपको किसी दूसरी रिपर्टरी में देखने को नहीं मिलेंगे। क्लार्क की रिपर्टरी इज अगेन अ क्लिनिकल रिपर्टरी, इट्स अ वेरी नाइस रिपर्टरी। इसमें भी ये क्लार्क की रिपर्टरी की खूबसूरती ये है कि ये अकेली ऐसी रिपर्टरी है अपार्ट फ्रॉम मर्फीज रिपर्टरी, जो एक मॉडर्न रिपर्टरी है जिसमें कि हमको टेम्परामेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं। बाकी सारी रिपर्टरीज में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रूब्रिक ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन क्लार्क की रिपर्टरी में यू विल फाइंड अ चैप्टर जो टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो उसमें चिल्ड्रन इन जनरल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको चिल्ड्रन से रिलेटेड रेमेडीज जो चिल्ड्रन पे अच्छा काम करती हैं, बच्चों पे अच्छा काम करती हैं, ऐसी रेमेडीज की एक लिस्ट मिल सकती है। So now I will try to I will like to present a small case. तो एक 7 साल की बच्ची थी, वो अस्थमा के लिए मेरे पास आई थी साईनाथ हॉस्पिटल में हमारे कॉलेज के। तो बहुत समय से उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, 2-3 साल से, और एपिसोड कुछ समय से ज्यादा बढ़ गए थे। तो उसके माँ बाप चाहते थे कि भाई हम लोग बराबर उसको ब्रोंकोडायलेटर्स दे रहे हैं, पिछले 2 हफ्ते से तो रगड़ा उसको 2 बार दिन में ब्रोंकोडायलेटर देना पड़ रहा था। तो ऐसे में उसके माँ बाप चाहते थे कि कोई ऐसा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हमको मिल सके कि भाई हम अपने बच्चे को ये ब्रोंकोडायलेटर नहीं देना चाहते। सो वी हैव टेकन द केस। तो हमको कुछ ऐसी चीजें मिली कि भाई उसका स्पेसिफिक सीजनल चेंजेस में ही एग्रावेशन होता था, डैम वेदर में प्रॉब्लम होती थी, रात में उठ उठ के उसको खांसी आती थी, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती थी। ये केस में ही आई हैव ऑब्जर्व दैट शी वाज वेरी इल टेम्पर्ड, शी वाज ऑलवेज crying, always shouting at her mother. She was always, you know, quarreling with her peers. अपने बच्चों के साथ उसकी लड़ाई होती रहती थी, जिद्दी, बहुत जिद्दी थी। हमेशा उसको खेलना होता था, खेलने के लिए मना करते थे तो रोती थी तो उसको फिर से ब्रीथलेसनेस होती थी। शी Such are the interpretation which we got to know within the case. So there are few rubrics which we have taken: obstinate, difficult concentration, fear of being alone, एंगर, कॉन्ट्राडिक्शन, इनटॉलरेंट। अगर उसको खेलने के लिए मना किया वो रोएगी, फिर से सांस फूलेगी। डिजायर स्वीट, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे मैंने ब्रीथलेसनेस का कोई रूब्रिक नहीं लिया है, बिकॉज वी ट्राई टू treat the patient as a whole, we try to make a picture of the patient. So this is the result of repertorization. If you find Lycopodium, Bryonia, Phosphorus, Coniam. So after consulting the materia medica, Bryonia was selected on these points: ailments from sudden change in weather, ill effects of anger and fright, which was you can see in Bryonia, thirst for large quantities of water. So we have prescribed Bryonia to the child, and slowly and steadily we were able to reduce the bronchodilator use. जो पहले वो दिन में 2 से 3 बार ब्रोंकोडायलेटर उसको लेने पड़ते थे, अब उसको हफ्ते में शायद कभी एक आध बार ब्रोंकोडायलेटर लेना पड़ता है। केस वाज आल्सो एडजस्ट ऑन द क्वेश्चनियर बेसिस। हमारे पास स्केल था जिसके बेसिस पे हमने पता करा कि भाई उसको कितना फायदा है। अस्थमा कंट्रोल क्वेश्चनियर के बेसिस पे हमने देखा दैट शी वाज completely off the bronchodilators in few weeks. So this is the beauty of homeopathy and beauty of observation in pediatric cases, जिसमें आप बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल लेटर ऑन दे सकते हैं। So this is all from my side. Thank you. So at the nutshell मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि
पीडियाट्रिक केसेस में हमारा जो रोल है, होम्योपैथी का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। पीडियाट्रिक केसेस हमारे पास बच्चे ये सोच के आते हैं कि बच्चों को मीठी दवाइयां मिलेंगी, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो हमको माँ बाप को ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि होम्योपैथी इज द बेस्ट चॉइस फॉर द पीडियाट्रिक एज ग्रुप, जिससे हम ना सिर्फ उनको साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं बल्कि एक अच्छी अडल्ट लाइफ भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर माई साइड। थैंक यू सो मच सर। हमारे पास सिर्फ लास्ट के 1 मिनट बाकी हैं। किन्हीं का कोई सवाल है या फिर कोई भी रिव्यू सर के सेशन से अंकिता जी, अंकिता जी मैं बोल रहा हूँ। जी ये सर। बहुत ही अच्छा लेक्चर था और मैंने इसको काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इन्होंने जो टॉपिक लिया था पेडियाट्रिक रिपर्टोरियल अप्रोच, एक एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेडियाट्रिक के केसेस में होम्योपैथी के लिए। तो इसमें और खास करके क्योंकि बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स ज़्यादा है। लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और मुझे लगता है कि इन्होंने जो बहुत ही अच्छा अपना जस्टिस, मैं कहूँगा कि लेक्चर्स इन्होंने। और रिपोर्टरी, सिद्धार्थ जी आप रिपोर्टरी के टीचर हैं? जी सर। डॉक्टर सिद्धार्थ, यस सर, आप यस सर। रिपोर्टरी के टीचर हैं? जी सर, मैं रिपोर्टरी का टीचर और हूँ, ये रिपोर्टरी में प्रोफेसर। अहमदाबाद में कॉलेज में है? जी सर, जी सर, अहमदाबाद कॉलेज में मैं रिपोर्टरी में प्रोफेसर और एचओडी हूँ सर। बहुत बढ़िया है। रिपोर्टरी एक बेस्ट है अप्रोच, और रिपोर्टोरियल अप्रोच में आपने इतना अच्छा केस को दिखलाया, थैंक यू मुझे सर। काफी अच्छा लगा, सर बहुत अच्छा आपका लगा। बहुत और बहुत धन्यवाद सर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के जरिए सर जो आप ये राष्ट्रभाषा में इतना अच्छा वेबिनार का आयोजन हो रहा है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबकी तरफ से मैडम धन्यवाद सर। डॉक्टर हिना रावल जी हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रही हैं। फिर डॉक्टर जो ये पांडा जी हैं, बिहू पांडा, ये जी लोग सर। हमको पूरे पारल यूनिवर्सिटी से मुझे काफी अच्छा सपोर्ट है इस फोरम में, और बहुत नहीं सारे सर। स्पीकर्स आए हैं। मैं हाँ सबों सर। का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, बहुत वेलकम है आप और लोगों का। थैंक यू सर, इसी तरह थैंक यू से सर। देखिए, आप कहते हैं ना कि ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है, जी सर। और ये चीज को आपके मैडम ने बहुत अच्छा समझा है और बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। मैं अहमदाबाद कॉलेज भी गया हूँ, वहाँ पर मैं रेगुलर जाता था डॉक्टर पटेल जी के समय में। जी सर। तो मैं खुद अपने नहीं चल पाता हूँ, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ सर, लेकिन काफी अच्छा आप लोग का अप्रोच रहा है। ये पेडियाट्रिक केसेस का जो आपने टेकअप किया है, मैं चाहूंगा कि इसको और भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए और जी भी सर। इसको एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि जी एक सबसे बड़ा चैलेंज देखता हूँ रिपोर्टरी के मामले में कि बिजी प्रैक्टिस में, जहाँ के ओपीडी में लोगों ने कहा कि रिपोर्टरी का यूज नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस चीज को दिखलाया कि मैं ओपीडी में बैठ कर, जहाँ मेरे पास में 70-80 पेशेंट मुझे देखने होते हैं कम समय में, वहाँ भी मैं अपने टेबल पर लैपटॉप खोल के रखता हूँ और पेशेंट को बिना इसके हम लोग आगे नहीं बढ़ते। बहुत बिल्कुल अच्छा सर। है। हम लोगों का बिल्कुल। समय पूरा हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता थैंक यू जी सर। आप थैंक्स करेंगे। थैंक यू सो एंड मच सिद्धार्थ सर। सेशन इज थैंक ओवर यू। नाउ। हाँ आप बोलिए अंकिता जी, बोलिए। थैंक यू सो मच अंकिता जी, सिद्धार्थ सर। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा ही आपने बताया हम लोगों को, क्योंकि पीडियाट्रिक केसेस काफी टफ होते हैं ऐसे हैंडल करने में, क्योंकि काफी चीजें जो हम पूछ नहीं सकते या फिर बच्चा बता नहीं सकता है। तो बहुत ही अच्छा आपने कंसेप्ट हमें समझाया, और मैं पूरे आईएफपीएच प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी, और आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें। और अब हमारे जरूर। इंग्लिश सेशन का टाइम हो चुका है, तो आई विल हैंड ओवर द माइक टू धनेश सर। ओवर टू यू थैंक सर। यू। थैंक यू।